पुनर्जीवीकरण, बेसिक सीपीआर। किसी ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना जो बेहोश हो या सांस ना ले रहा हो अथवा सामान्य सांस ना ले रहा हो, पुनर्जीवीकरण प्रदान करना कहा जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा स्वाभाविक परिसंचरण को फिर से शुरू करने के प्रयास में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर के दौरान रेस्क्यू ब्रीदिंग के साथ या उसके बिना सीने पर दबाव यानी चेस्ट कंप्रेशन डाला जाता है। औपचारिक रूप से प्रशिक्षित प्राथमिक चिकित्सा प्रदायकों और पेशेवरों के लिए किसी वयस्क पीड़ित का उपचार करते समय सांस देने के साथ साथ सीने पर दबाव डालने की संस्तुति की जाती है। यदि प्रशिक्षित प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता ऐसा करने को इच्छुक नहीं है अथवा ऐसा करने में सक्षम नहीं है या कोई अन्य परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो श्वास युक्त कंप्रेशन यानी चेस्ट कंप्रेशन विद रेस्क्यू ब्रीदिंग के स्थान पर केवल कंप्रेशन यानी सीपीआर का प्रयोग किया जा सकता है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों और शिशुओं के लिए हमेशा श्वास युक्त दबाव यानी चेस्ट कंप्रेशन विद रेस्क्यू ब्रीदिंग की सिफारिश की जाती है। प्रतिक्रियाशीलता और चेतनता को कैसे पहचानें? AVPU स्केल यानी अलर्ट, वॉइस, पेन, अनरिस्पॉन्सिवनेस वो प्रणाली है जिससे प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता किसी व्यक्ति की प्रतिक्रियाशीलता को रिकॉर्ड कर सकता है और उसे माप सकता है। इससे चेतनता के स्तर का संकेत मिलता है। ये पीड़ित व्यक्ति द्वारा आंखें खोलने, बोलने एवं हिलने डुलने की प्रतिक्रिया पर आधारित होती है। AVPU स्केल के केवल 4 संभावित परिणाम होते हैं। A, अलर्ट यानी सावधान, व्यक्ति पूर्णतः जागृत अवस्था में है। व्यक्ति यकायक अपनी आंखें खोल देगा, आपकी आवाज का उत्तर देगा और शरीर को हिलाएगा। V यानी आवाज का जवाब देना, जब आप किसी पीड़ित व्यक्ति से बात करते हैं तो वह किसी न किसी तरीके से आपको जवाब देता ही है। P यानी दर्द के प्रति प्रतिक्रिया करना, पीड़ित व्यक्ति दर्द पैदा करने वाले कार्यों जैसे उसकी छाती की हड्डी रगड़ना अथवा उंगली दबाना के प्रति अनुक्रिया करता है। वह U किसी तरह की प्रतिक्रिया न करने को अचेतन अवस्था के रूप में नोट किया जाता है। अचेतन अवस्था के रूप में ये देखने के लिए कि सांस चल रही है या नहीं विभिन्न कार्य करने चाहिए। यदि व्यक्ति बेहोश है और वो पीठ के बल नहीं लेटा है तो उसे तुरंत पीठ के बल लेटाएं। पीड़ित व्यक्ति के पास घुटनों के बल बैठें। अपने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली से पीड़ित की ठोड़ी ऊपर उठाएं तथा दूसरे हाथ की हथेली से उसका माथा पीछे की ओर दबाएं। इस युक्ति से उसकी जीभ आगे की ओर बढ़ेगी तथा अवरुद्ध श्वास मार्ग खुल जाएगा। पीड़ित व्यक्ति का श्वास मार्ग खोलने के पश्चात ये देखें कि क्या पीड़ित व्यक्ति सांस ले रहा है। सांस लेने की स्थिति सुनकर, महसूस कर या देखकर पता लगाई जा सकती है। इसे अतिशीघ्र अधिकाधिक 10 सेकंड के अंदर करें। पीड़ित व्यक्ति के मुख पर अपनी गाल लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर दूर रखें और उसके सीने को यानी उसके पैरों की ओर देखें। यदि वांछित हो तो आप पीड़ित व्यक्ति के सीने के मध्य में अपना हाथ आहिस्ता से रख सकती हैं। इससे आपको ये महसूस करने का अवसर मिल जाता है कि क्या पीड़ित व्यक्ति की सांस चल रही है और ये आसानी से ज्ञात किया भी जा सकता है, जैसे उसके सीने या पेट की गतिशीलता देखें, सांस लेने की आवाज सुनें, नाक या मुंह से बाहर आ रही हवा को महसूस करें। यदि पीड़ित व्यक्ति का सीना अभी भी नहीं फूल रहा है तो सर्वप्रथम ये मान लें कि श्वास नली पूरी तरीके से खुली नहीं है। श्वास नली खुल जाने पर रोगी सामान्य सांस लेने लगेगा। किसी ऐसे व्यक्ति का पुनर्जीवीकरण जो सांस ना ले रहा हो अथवा सामान्य सांस ना ले रहा हो, रोगी को सहायता की तत्काल आवश्यकता है। यदि आप अकेले हैं तो सहायता के लिए तुरंत चिल्लाएं या कॉल करें, परंतु पीड़ित व्यक्ति के पास से हटकर कहीं भी न जाएं। पास खड़े दर्शक से तुरंत सहायता करने या रोगी के नजदीक के अस्पताल तक ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करने के लिए आग्रह करें। यदि पीड़ित व्यक्ति अभी भी श्वास नहीं ले पा रहा है तो तत्काल CPR प्रारंभ करें। CPR यानी सीने पर दबाव कैसे डालें? पीड़ित व्यक्ति को यदि वह पहले ही पीठ के बल लेटा हुआ नहीं है तो उसे किसी सख्त सतह पर पीठ के बल लेटाएं। पीड़ित व्यक्ति की ऊपरी बाहु के पास घुटने झुकाकर बैठ जाएं। अपने एक हाथ की हथेली पीड़ित व्यक्ति के सीने के मध्य में रखें। अपने दूसरे हाथ की हथेली अपने पहले हाथ के ऊपर रखें। दोनों हथेलियों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लें। 30 बार सीना दबाएं फुलाएं और उसके बाद 2 बार अपने मुंह से पीड़ित के मुंह में हवा भरें और उसके बाद फिर 30 बार सीना दबाएं व फुलाएं तथा 2 बार अपने मुंह से पीड़ित के मुंह में हवा भरें। इस तरह से 100 से 120 संपीड़न प्रति मिनट की दर से उसके सीने पर 30 बार संपीड़न करें। सीने पर दबाव डालें और राहत की सांसें देने का प्रयास 30 और 2 के अनुपात से करते रहिए।
यदि व्यक्ति की उम्र तरुण अवस्था से कम है तो केवल एक हाथ का प्रयोग करें। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या शिशु के सीने को 2 उंगलियों मध्यमा और तर्जनी से सीने की गहराई के 1/3 गहराई तक उसके सीने को दबाएं व फुलाएं। बच्चे के मुंह और नाक के ऊपर अपना मुंह रखें और धीरे धीरे उसके फेफड़ों में हवा तब तक भरें जब तक कि उसका सीना फूलने न लगे। राहत की ये सांसें देते समय बीच बीच में रुकें जिससे हवा बाहर भी निकल सके। ध्यान रहे कि बच्चे के फेफड़े आपके फेफड़े की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनमें आपके पूरे सांस की तुलना में बहुत कम हवा समाती है। पुनर्जीवीकरण के इस कार्य को तब तक बंद न करें जब तक पीड़ित चेतन अवस्था में न आ जाए या हिलने डुलने न लगे। अपनी आंखें खोल दें और सामान्य सांस लेने लगे। सहायता पहुंच जाए और पीड़ित की जिम्मेदारी संभाल ले। आप इतने थक जाएं कि और अधिक सहायता जारी नहीं रख सकते अथवा घटनास्थल सहायता जारी रखने के लिए असुरक्षित हो जाए। स्वास्थ्य लाभ की स्थिति, रिकवरी पोजीशन। स्वास्थ्य लाभ की स्थिति का आशय शरीर की ऐसी पार्श्व प्रणव स्थिति से होता है जिसमें बेहोश परंतु सामान्य रूप से सांस ले रहे पीड़ित व्यक्ति को लेटाया जाता है, जो प्राथमिक चिकित्सा उपचार का एक हिस्सा होता है। जब तक आप स्पष्ट रूप से ये ना देख लें कि आहत व्यक्ति की सांस सामान्य रूप से चल रही है, तब तक आप उस बेहोश व्यक्ति को उसकी पीठ के बल पर लेटाए रखें जिससे कि उसके श्वसन मार्ग का अवरोध खुल जाए और फिर आप उसकी श्वसन क्रिया की जांच करें। किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में कैसे लेटाएं? पीड़ित व्यक्ति को फर्श पर लेटाएं यदि वह पहले से ही फर्श पर ना लेटा हो। यदि जरूरी हो तो पीड़ित व्यक्ति का चश्मा उतार दें। पीड़ित व्यक्ति के पास घुटने टेक कर बैठ जाएं और ये सुनिश्चित करें कि उसकी दोनों टांगे फैली हुई हैं। जिस ओर आप घुटने के बल बैठे हैं, पीड़ित व्यक्ति की उस ओर की बाह उसके शरीर से 90 डिग्री के कोण पर फैला दें। उसकी उसी बाह को कोहनी से पीछे की ओर ऐसे मोड़ें कि पीड़ित के हाथ की हथेली ऊपर की ओर रहे। पीड़ित व्यक्ति की दूसरी बाह उठाकर उसके सीने पर रखें। जो बाह पीड़ित के सीने पर रखी है, उस हथेली को शरीर के उस ओर गाल के साथ लगाएं जिस ओर आप बैठे हैं। उसका हाथ अपने एक हाथ से उसी स्थिति में रोके रखें। अपने दूसरे हाथ से आप जिस ओर आप बैठे हैं उसे दूसरी ओर के पैर को घुटने के नीचे से पकड़ें। जो पैर आपने पकड़ा है उसे ऐसे उठाएं कि उसके पैर का तलवा जमीन की ओर रहे। जो पैर आपने उठाया है उसे अपनी ओर खींचें। इसी बीच पीड़ित व्यक्ति के हाथ की हथेली उसके गाल के नीचे रखें। अब उस व्यक्ति को करवट दिलाकर अपनी ओर मोड़ें। उस व्यक्ति के पैर का ऊपरी हिस्सा इस तरह मोड़ें कि उसके घुटनों और उसके नितंबों में समकोण यानी 90 डिग्री बन जाए। वो व्यक्ति अब करवट की स्थिति में होगा और दोबारा पीठ के बल नहीं जा पाएगा। पीड़ित व्यक्ति के सिर को पीछे की ओर मोड़ कर रखें जिससे उसका श्वसन मार्ग खुला रहे। ये सुनिश्चित करें कि उसका मुंह जमीन की ओर कोण बनाए। इससे रक्त या उल्टी से सांस अवरुद्ध होने का खतरा खत्म हो जाएगा। यदि आवश्यक हो तो पीड़ित व्यक्ति की हथेली उसके गाल के नीचे रखें ताकि उसका सिर पीछे की ओर मुड़ा रहे और मुंह नीचे की ओर रहे। पीड़ित व्यक्ति के लेटने की स्थिति को अक्सर स्वास्थ्य लाभ की स्थिति कहा जाता है। पीड़ित व्यक्ति को अकेला मत छोड़ें और उसकी हालत पर लगातार नजर बनाए रखें तथा ये देखते रहें कि क्या उसकी सांस लगातार चल रही है। यदि व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है तो पुनर्जीवीकरण कार्य पुनः शुरू कर दें। एड़ी से चोटी तक का आकलन। दुर्घटना वास्तव में हुई कैसे ही दुर्घटना की कहानी होती है। यदि पीड़ित व्यक्ति होश में हुआ तो वो दुर्घटना का संपूर्ण विवरण दे देगा। यदि पीड़ित व्यक्ति बेहोश हुआ तो जिस किसी ने उक्त दुर्घटना देखी होती है वो ही सारा हाल बता देता है। इसके अलावा आसपास की स्थिति जैसे परित्यक्त वाहन या उस स्थान के निकट क्षतिग्रस्त क्षेत्र से घटना के बारे में पता लग जाएगा। लक्षण वो होती है जो पीड़ित व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता को बताता है। कुछ लक्षण जिन्हें पीड़ित व्यक्ति बता सकता है जैसे दर्द महसूस करना, सर्दी या गर्मी महसूस करना, प्यास लगना, उबकाई आना, बेहोश होना इत्यादि। शरीरस्थ रोग सूचक चिन्ह वो होते हैं जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता महसूस करता है और जिनका वो स्वयं पता लगाता है। श्वसन, रक्तस्राव, रंग या पीलापन, घायल अंगों में सूजन इत्यादि। एड़ी से चोटी तक का शुरुआती आकलन। जीवन को होने वाले किसी संभावित खतरे और ये देखने के लिए कि क्या पीड़ित व्यक्ति होश में है या नहीं, यह आकलन तुरंत किया जाना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति की सिर से लेकर पैर तक जांच करें और उसके शरीर के एक भाग की तुलना शरीर के दूसरी ओर के भाग से करें। इससे आपको ये ज्ञात करने में सहायता मिलेगी कि शरीर पर कहीं कोई ऐसी सूजन या असामान्यता तो नहीं है जिसके लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता है। चेतनता की जांच करें।
जांच करें क्या उसकी सांस चल रही है या नहीं। देखिए कि उसकी नब्ज चल रही है या नहीं। पीड़ित के सिर पर कहीं चोट तो नहीं लगी है। उसकी आंखों की जांच करें, मुंह की जांच करें, कानों की, गर्दन की, सीने की व बाहों की और पेट की जांच करें। साथ ही नितंबों और कूल्हों की जांच करें और पीड़ित के पैरों की पूर्णतः जांच कर लें।